क्वांटम मैकेनिक्स नाउ। सबसे पहले आता है यूनिट 1, जिसमें आता है ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी, कि क्वांटम मैकेनिक्स ओरिजिनेट कहाँ से की। क्वांटम का मतलब क्या है, इस क्वांटम मैकेनिक्स में हमने करना क्या है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच, क्वाइट मैथमेटिकल and logical also. So let us see how do we start with the origin of this quantum mechanics. सबसे पहला है क्वांटम थ्योरी। जो क्वांटम थ्योरी है ना, it is the theory which is required to describe physics on a microscopic scale, such as scale of atoms, molecules, electrons, protons, subatomic particles. ठीक है। अब हमारे पास एक क्लासिकल थ्योरी है, जैसे कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मैकेनिकल मोशन, यू नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए आपने पढ़ रखा है। ये क्लासिकल पार्ट का, क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट, क्लासिकल फिजिक्स बोल सकते हैं। एंड मैक्सवेल दैट ट्रीटेड दैट एज द वेव, लाइट को उसने वेव बोला, ठीक है। उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट आई। Neither of these theories quite work for atoms or molecules. अब क्वांटम में क्या है कि any of the very small increments or parcels into which many forms of energy are subdivided. You know, light is a form of energy and it is a quantum of electromagnetic energy. ठीक है। So duality क्या कहती है, याद है डी ब्रोगलीज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। वो कहता है कि लाइट समटाइम एक्ट एज पार्टिकल एंड समटाइम इट एक्ट्स एज वेव, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब आपने एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, याद है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप क्या प्रूव करते हो कि लाइट हैज पार्टिकल कैरेक्टर, ठीक है। एक आपने डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट कर रखा है, उसमें क्या बिहेव होती है, उसमें वेव कैरेक्टर। तो दैट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंट अंडर विच द डिफरेंट कंडीशंस दैट लाइट इज इंसिडेंट एंड देन द एक्सपेरिमेंट दैट टेक्स प्लेस, वी हैव डिफरेंट नेचर ऑफ लाइट। समटाइम इट एक्ट्स एज पार्टिकल and sometime it acts as wave, and that is called as what, the dual nature of light। ठीक है जी। अब जब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट आई तो उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी आई। क्यों, डी ब्रोगली ने कहा है कि नेचर लव सिमेट्री, ठीक है ना, कि अगर लाइट वेव होके पार्टिकल बिहेव कर सकती है तो एक पार्टिकल वेव भी तो बिहेव कर सकता है। दैट मीन्स वी कैन एसोसिएट अ वेव विद अ पार्टिकल। सो यहाँ पे एक पिक्चर सी दिखा रखी है आपको कि फोटोन कहता है मेरी आइडेंटिटी क्या है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो नेचुरली दैट हम उसको फोटोन कह रहे हैं, जो लाइट एनर्जी उसके ऊपर फॉल कर रही है। तो जब फोटोन की बात आ रही है तो फोटोन तो हम पार्टिकल लेके चलते हैं, लेकिन वो वेव की भी प्रॉपर्टी दे रहा है। याद है एक एक्सप्रेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जो डी ब्रोगली ने दिया था। ध्यान से देखो, लिख लो कॉपी में जरा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यू नो लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की। और जो नीचे है एम वी, वो क्या है, मोमेंटम। यू नो दैट मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी होती है, पार्टिकल की। पूरी फिजिक्स में ऐसा रिलेशन है ही नहीं। क्यों, वेव भी है लैम्डा, पार्टिकल भी है मोमेंटम। दैट मीन्स व्हाट, ये एक इकलौता ऐसा रिलेशन है जो कि आपको पार्टिकल और वेव नेचर इकट्ठा दे रहा है। ठीक है जी, तभी हम कहते हैं ड्यूअलिटी ऑफ मैटर। So this is the only one equation which will tell you that. Now let us come to the light wave. This is the introductory part of quantum mechanics, how quantum mechanics was developed. ठीक है जी। Now until 1900
क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट डिस्क्राइब मोस्ट ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। हमने वेव लेके चलते रहे, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ जैसे भी है, कैटेगराइज्ड बाय 3 फैक्टर्स के लाइट वेव्स किसको एम्पलीट्यूड हो, फ्रीक्वेंसी हो, वेवलेंथ की फॉर्म में हो, तो जो इसकी एनर्जी है या इंटेंसिटी है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये हम 1900 तक क्लासिकल थ्योरी लेते आए, क्लासिकल वेव थ्योरी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया in the early 20th century several effects were observed which could not be understood using the wave theory of light। जैसे कि ये दो एक्सपेरिमेंट आपके सामने, वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा है कॉम्पटन इफेक्ट। थोड़ा बहुत तो कॉम्पटन इफेक्ट आपने +2 में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ बताएंगे। आपको पता है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, व्हेन फोटोन्स ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी यानी कि लाइट is incident on a metal surface which is photosensitive material. What happens if the energy of the photon is equal to or greater than threshold energy, then you know that electrons are ejected out of the surface। अब देखो यहाँ पे लाइट फॉल कर रही है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे, अब वेव दे रहे हो और पार्टिकल इजेक्ट हो रहा है, ये तो हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आपने देखो मार्बल बॉल्स देखे हैं, कंचे खेले हो बचपन में, तो एक कंचा पड़ा हो दूसरे कंचे को हिट करते हैं तो क्या होता है, वो अगले वाला कंचा आगे चला जाता है क्योंकि उसको एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो ये पॉसिबल तभी होगा ना कि अगर आपने जो लाइट इंसिडेंट किया ऑन द सरफेस, दैट लाइट विल बिहेव लाइक ए पार्टिकल, ओनली देन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट ऑफ इट। दूसरी प्रॉब्लम आई कॉम्पटन इफेक्ट की। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि अगर एक लाइट किसी मटेरियल के ऊपर फॉल की जाए, जैसे कि कार्बन के ऊपर, तो व्हाट हैपन, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं पहले। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि जो आपने लाइट ये फोटोन इंसिडेंट किया मेटल पे, दैट फोटोन इज टोटली अब्सॉर्ब्ड बाय द मेटालिक सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन इज रिजेक्टेड आउट ऑफ इट। वो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है, वो एनर्जी लूज कर जाता है क्योंकि उसका कुछ पार्ट वर्क फंक्शन जिसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हो वो ओवरकम करने के काम आता है, रेस्ट ऑफ दैट इट इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, वही फोटोन हम कार्बन की रॉड के ऊपर फेंकते हैं, व्हाट हैपेंस, दैट फोटोन इज नॉट टोटली अब्सॉर्ब्ड, a part of the energy of the photon is absorbed by that material and electron is ejected out of it, and जो फोटोन आपने इंसिडेंट किया था अब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो भी बाहर आएगा। That photon will have a frequency less than that of the initial frequency. That means कि अब दोनों में आपको ये सोचना है कि आप पार्टिकल कैसे बिहेव करना है, क्योंकि ये दोनों एक्सपेरिमेंट 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी में परफॉर्म किए गए। तो यहाँ से डाउट हो गया कि जो हमें क्लासिकल वेव मैकेनिक्स है उसमें खाली वेव कैरेक्टर लेके चलते आए हैं, पर यहाँ पे कुछ और ऑब्जर्वेशन मिल रही है। तो नेचुरली दैट दे थॉट ऑफ समथिंग एल्स, कि कुछ सम डिफरेंट चीज हो है जो कि हम वेव थ्योरी क्लासिकल में नहीं देख पा रहे। तो देन व्हाट दे डिड, first of all, this was the photoelectric effect. The phenomenon of ejection of electrons from the metallic surface when it is illuminated by light or any other radiation of suitable frequency or wavelength. You know that suitable frequency is called as threshold frequency. ठीक है ना? The electron ejected are called as photoelectrons, and these electrons whenever are collected and they generate a current, तो उसको बोलते हैं photoelectric current. Now this was the experimental setup for this, कि ये आपके पास एक ट्यूब है, ठीक है, दिस इज अ ट्यूब, जिस ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, connected to a potential difference. This is what the light which is incident, और ये जो surface है वो metallic surface है which is a photosensitive material, and when the light of suitable frequency is incident on it, electrons are ejected and these electrons are collected by this anode and hence a current is generated.
right? Now this was the most important graph जो आपने +2 में पढ़ा था। जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखो। हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और ये ग्राफ आपको क्या चीज ऑब्जर्व कर रहा है। अभी हम इसको वोल्टेज की फॉर्म में नहीं लेते, पहले तो ध्यान से देखिए। इधर है नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है, इधर है इंटेंसिटी। दिस इज व्हाट फॉर वन फोटोन इतनी नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा टू स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। That negative potential or voltage applied to stop the fastest moving electron, you know, is called as what? Stopping potential. अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाए, नीला रंग जो है ना यहाँ पे वो ज्यादा इंटेंसिटी का है, रेड लाइट जो लाइन बता रखी है वो लेस इंटेंसिटी की है। जितनी इंटेंसिटी यानी कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा। क्यों? जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी किनेटिक एनर्जी भी कम होगी। अब आपने ये ब्लू कलर की लाइट ले ली तो आपने क्या किया? इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने का मतलब है आपने इंसिडेंट एनर्जी बढ़ा दी। इंसिडेंट एनर्जी बढ़ाने से क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन विच इज इजेक्टेड आउट उसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ गई। किनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उसको स्टॉप करने के लिए ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है एज दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल इंक्रीज। ठीक है, लेकिन बड़ी वन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड is always directly proportional to intensity of the incident photons. लेकिन number of photons or number of electrons ejected is independent of frequency of the incident photon. This is very very important. Number of electrons किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी पे। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी पे। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट हाउ दैट stopping potential depends on how much is the energy given to that. That means larger is the energy, that is larger is the frequency. So potential जो stopping है that will depend on frequency of incident photons. हाँ जी, ये देखो stopping potential versus frequency आपने ये ग्राफ पढ़ रखा है कि that how much energy is required to stop the fastest moving electron. तो आपको पता है इस ग्राफ से हम प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल लेते हैं। ये आपका एक्सपेरिमेंट भी है बीएससी सेकेंड ईयर में, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट भी करोगे और हम आपको कुछ डेमो भी भेजेंगे। सो दिस इज द ग्राफ विच विल बी प्लॉटिंग, एंड ये जो आप नेगेटिव साइड पे देखते हो तो इसके इंटरसेप्ट निकाल के आप वो आइंस्टाइन की इक्वेशन लिख के वी कैन फाइंड दैट, ठीक है। नाउ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन, आपको पता है आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस चीज का मिला था? नोबेल प्राइज आइंस्टाइन को मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है। लेकिन आइंस्टाइन की बाकी थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में कुछ नहीं आपको मिला, उसको कुछ नहीं मिला, ना ही उसको कोई प्राइज मिला, बट ही गॉट द प्राइज, नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उसने क्या बताया था जिसके ऊपर उसको नोबेल प्राइज मिला था? ये है नंबर 1, Einstein suggested that light consisted of discrete units of energy, और उसने जो इक्वेशन बना के दी थी, electrons could either get hit with absorb a whole photon or they could not. There was no in between, that means getting part of photon। ये नहीं कि आधा फोटोन absorb हो गया, 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, 3.5 हो गया, no, 1 photon, 2 photon or no photon। If energy of unit of light, that is photon, was not large enough to let the electron escape from the metal, no electrons would be ejected. Hence, existence of cutoff voltage is there. If photon energy were large enough to eject the electrons, जैसे मैंने अभी आपको explain किया, then the energy of photon absorbed goes into ejecting the electrons plus any extra energy which is left over, that is given to the electron in the form of its kinetic energy। हाँ जी, ये जो इक्वेशन आपके सामने इसको आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं।
इस इक्वेशन के बेस के ऊपर ही उसको नोबेल प्राइज मिला था। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, h nu. What is h nu? It is the energy of the incident photon. What is w? W is work function. Work function या इसको threshold energy भी कहते हो। And this is the kinetic energy of the electron. इसको half mv square भी लिख लेते हैं, ev भी लिखते हैं। V is the potential difference of light. So work function, you know, is the needed amount of energy which is required to eject the electron from the metallic surface. So if Vs is equal to 0, ठीक है, तो V cut off and h nu cut off is W. It is h nu naught कह दो, h nu cut off कह दो, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, h nu naught मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड, जिसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हो। Now summary of photons. Photons can be treated as packets of light which behave as particles. To describe the interaction of light with matter, one generally has to appeal to the particle description of light. A single photon has energy E is equal to h nu, जिसको आप hc by lambda भी लिखते हो। Planck's constant की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, and c is velocity of light. Lambda is the wavelength of light. Photons also carry momentum, and the momentum is related to this very important case. ये देखो last, P is equal to E by C और H by lambda, इस एक्सप्रेशन को बता रहा हूँ। This is the most important expression. पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी इसने, क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हो गई। P is equal to H by lambda. P मोमेंटम पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, लैम्डा वेवलेंथ को करता है, वेव को करता है। तो ये एक इकलौता रिलेशन ऐसा है जो पार्टिकल और वेव दोनों को कोरिलेट करता है, इकट्ठा बताता है, कि ये कहना चाहता है कि अगर एक पार्टिकल है तो हम उसके साथ एक वेव एसोसिएट कर सकते हैं, और अगर ये वेव है तो वो पार्टिकल भी बिहेव कर सकती है अंडर सर्टेन कंडीशंस, स्पेसिफिक कंडीशंस, फ्यू डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, ओके। नाउ कम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, अभी हमने मेन टॉपिक यही है, पहला यूनिट यही है। पहले हिस्ट्री क्या थी, क्वांटम मैकेनिक्स की, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस एंड दैट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस है। I hope that you all have the copy of the syllabus. The electromagnetic spectrum. Now you know that this is what the electromagnetic spectrum is. इधर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल आ जाता है, उसके बाद माइक्रो आ जाता है, रेडियो वेव्स आ जाता है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ये होती है, हाईली एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे कम एनर्जी की है। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एंड E is equal to h nu और hc by lambda, तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है जी, ओके। अब पहले हमने डिस्कस किया व्हाट वाज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब है कॉम्पटन इफेक्ट क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि वही जो फोटोन आपने मेटल के ऊपर इंसिडेंट किया था, अब आप एक ऐसे मटेरियल पे करोगे जिसमें वो पार्शली अब्जॉर्ब हो जाता है, और जब वो बाहर आता है तो उसकी एनर्जी इंसिडेंट फोटोन से कम होती है। सेम फोटोन कम्स आउट ऑफ इट, दैट मींस अगर h न्यू एनर्जी से वो इंसिडेंट किया तो जो बाहर आएगा उसकी एनर्जी होगी h न्यू डैश, और जो न्यू डैश होगा वो एक्चुअल न्यू से कम होगा। So this decrease in the frequency of the incident photon when it is made to incident on a certain material, that was observed by Compton, so it's called as Compton effect. तो ये थे मिस्टर कॉम्पटन जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। 1924 में A.H. Compton performed an experiment where X-ray was incident on that matter, and what happens, lambda 1 की wavelength थी, लेकिन बाद में देखा कि वो सेम एक्सरे बाहर निकल आई लेकिन उसकी वेवलेंथ चेंज हो गई, तो लैम्डा 2 हो गई, वेवलेंथ बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई। ठीक है, अगर ये लैम्डा 1 है लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1, लेकिन अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती न्यू 1 और ये होता न्यू 2, तो न्यू 2 वुड हैव बीन लेस देन न्यू 1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर।
ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन दैट कम्स आउट ऑफ इट। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अब दोनों एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आ गई कि पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हम, दैट इज व्हाट photoelectric effect, you are observing something different in that this effect you are getting now different. Now the point is कि ये ऐसा क्यों होता है, तो बाद में फिर साइंटिस्ट बैठे इकट्ठे होके कि हाउ इट इज पॉसिबल, कि क्यों हो रहा है, क्योंकि एट द टाइम दैट पर्टिकुलर क्वांटम मैकेनिक्स दैट वाज नॉट डेवलप्ड। तो प्रॉब्लम क्या थी, अकॉर्डिंग टू द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, इंसिडेंट एक्स-रे शुड गिव अप some of the energy to the electron and emerge with lower energy, but should have lambda 2 and lambda 1 बराबर, ये सेम होना चाहिए था उसके accordingly at that time। तो क्लासिकल पिक्चर क्या कहती है कि oscillating electromagnetic field that causes oscillations in position of the charged particles which re-radiates in all direction at the same frequency and wavelength as incident radiations, and the change in wavelength of scattered light is completely unexpected classically। जैसे कि ये लाइट इंसिडेंट की, ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, दिस इज व्हाट ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन, एंड एमिटेड लाइट इज लाइक दिस। अब यहाँ पे देखो कॉम्पटन इफेक्ट में क्या हुआ, बिफोर इनकमिंग फोटोन इज इंसिडेंट ऑन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर क्या हो गया, फोटोन निकल गया और इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, लेकिन फोटोन की फ्रिक्वेंसी जो है ये कम हो गई एज कम्पेयर टू दिस। इसमें ऐसा नहीं होता, इस क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। तो ये ऐसा हुआ तो देयर इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर फोटोन इज टू बी टेकन केयर ऑफ, कि व्हाई इट इज हैपनिंग, दैट हाउ इट इज एक्टिंग एज व्हाट अ वेव और इट इज एक्टिंग एज व्हाट अ पार्टिकल, एंड हाउ दैट वी कैन डेवलप द न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम का मतलब ही है क्वांटा, फोटोन से आया, ईच क्वांटा हैज एनर्जी E इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है ना। तो इसी से बना क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स। तो सिमिलरली हियर ये वाला एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो टोटल एनर्जी बिफोर शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर। तो h न्यू एनर्जी होगी इसकी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है mc स्क्वायर। आफ्टर दैट जब वो स्कैटर हो गया फोटोन, उसकी एनर्जी होगी h न्यू डैश, और जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिलेटिविटी से आई। आपने ये बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में आपने ये वाला एक्सप्रेशन पढ़ रखा है। तो दिस इज व्हाट द एनर्जी व्हिच वी आर यूजिंग इट फ्रॉम बीएससी फर्स्ट ईयर एक्सप्रेशन, दैट ड्यू टू रिलेटिविटी पार्ट ऑफ इट दैट एनर्जी कम्स आउट टू बी दिस। देयरफॉर अगर हम यहाँ पे न्यू को c बाई लैम्डा पुट कर दें और इसको c बाई लैम्डा डैश, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। आपको ड्राइव नहीं करना है, ये आपको डेरिवेशन नहीं आएगी, ये +2 की डेरिवेशन है। आप बस ये एक्सप्रेशन याद रखोगे, क्योंकि हम हिस्ट्री कर रहे हैं कि व्हाट इज दैट हिस्टोरिकल फैक्ट्स हाउ क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप। तो जरा ध्यान से देखिए, ये आ गया लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू दिस, एंड दैट इज इक्वल टू लैम्डा सी। इस लैम्डा सी को बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। इसकी वैल्यू है h/mc। वैल्यू पुट करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 2.4 × 10⁻12 मीटर। ये याद भी रखने वाली वैल्यू है, ये कर लो, जरा नोट कर लो फटाफट। एक मैंने और इन्फॉर्मेशन देनी है, कई लोग 3-3 4-4 बार ईमेल भेज रहे हैं मुझे, और फिर उसके बाद व्हाट्सएप मैसेज बोलते हैं कि सर मेरी ईमेल मिल गई। अरे भैया, जब मिल जाएगी तो आपको साथ में रिसीव का मैसेज आ जाएगा। बार बार इतने मत लो अपलोड करो और मुझे व्हाट्सएप पे मत तंग करो। मैं ऑलरेडी इतने एग्जामिनेशन में और इतने कई और व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू चेक योर व्हाट्सएप मैसेज। वंस यू सेंड द ईमेल एंड नो प्रॉब्लम। आपको कुछ बोला तो नहीं ना, अभी आपके पास कोई कमेंट तो नहीं आया ना,
you will receive one email back that we have received your assignment. जैसे कि रोल नंबर 1566 3 बार इसने असाइनमेंट भेजी है और 2 बार मेरे को व्हाट्सएप मैसेज भेज चुका है कि सर मेरी आ गई, नहीं आई चेक कर लो। ठीक है, जिनकी आ गई है ईमेल पे आई है उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, रमनप्रीत, वरुण, 1418, 1430, 1482, 1544, पंकज, 1546, श्रुति, अंचल, 1566 की 3 आई है, 1430 हरप्रीत एंड अंचल, ये लोगों ने ईमेल पे भेजी है। बाकी लोगों ने आई होप गूगल क्लासरूम में भेजी हो। टुमारो इज द लास्ट डेट। 6 के बाद मैंने किसी की भी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी। जो भी 5 तारीख के बाद, 5 तारीख रात 10 बजे के बाद अगर कोई भेजेगा तो उसको 0 नंबर मिलेंगे। जो भी 5 तारीख के रात 10 बजे से पहले पहले भेजेगा उसी की चेक होगी, उसके बाद मैंने किसी की चेक नहीं करनी है। हाँ जी, हो गया ये। लेट अस डू द नेक्स्ट। ओके, सो कॉम्पटन स्कैटरिंग में क्या था, ये 1923 में हुआ कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज फ्रॉम सॉलिड टारगेट एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ और डिफरेंट एंगल्स। तो इसके ऊपर उसको नोबेल प्राइज भी मिला, आइंस्टाइन को भी मिला, कॉम्पटन को भी मिला। चेक करो, दोनों ने बड़े इंपॉर्टेंट चीजें दी एट दैट टाइम। तो एक्सरेज दे वर इंसिडेंट ऑन सम टारगेट्स, देन आफ्टर दैट एक कॉलिमेटर मींस छोटी सी होल और गैस ओपनिंग रख देते हैं, बाकी जगह इसको स्कैटरिंग ना हो, इसलिए ये कॉलीमेटर बनाया जाता है। ये जो कॉलीमेटर देख रहे हो आप, ताकि स्कैटरिंग ना हो, इसमें से पूरी की पूरी जितनी भी हैं मैक्सिमम एक्सरेज पास कर जाएं। तो आफ्टर दैट क्रिस्टल के ऊपर फॉल किया, यहाँ पे डिटेक्टर लगाया, डिटेक्टर को मूव करना शुरू कर दिया, एंड देन ही सॉ कि कितने एंगल के ऊपर वो डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करता है और मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पे आती है। तो ये कुछ उसने एक्सपेरिमेंट जब किया तो ये ऐसी ऐसी पीक्स आई उसके पास। ठीक है, ऑल एट ऑल एंगल्स देयर इज आल्सो एन अनशिफ्टेड पीक। डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे उसने डाटा लिया, इकट्ठा किया स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज का। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के ऊपर उसने ग्राफ प्लॉट किए, तो उसको ऐसे ग्राफ मिले जो आपके सामने है। नाउ दिस कम्स फ्रॉम द कोलिजन बिटवीन एक्सरे फोटॉन्स एंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो रिजल्ट क्या निकला ये आपको ड्रॉ नहीं करने हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि क्या मिला क्या नहीं किया। द पीक इन स्कैटर्ड रेडिएशन शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ देन सोर्स। ये देखो जो नीचे दिख रही है आपको सेकंड, पहले ये था, अब ये पीक इधर चलेगी। ठीक है, पीक शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि उसकी वेवलेंथ चेंज हो गई, राइट। इंसिडेंट कुछ था, स्कैटर्ड कुछ आ गया। तो नेचुरली दैट अमाउंट डिपेंड्स ऑन थीटा, कितने एंगल पे उसको स्कैटरिंग हो रही है। तो जब भी वो नेचुरली उसके ऊपर फॉल करेगा एक्सरेज, एक्सरेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन मींस वेव्स, नाउ दे आर बिहेविंग एज पार्टिकल। सो इंसिडेंट फोटोन एक्सरे का उसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है, फाइनली जो स्कैटर होके आया उसकी फ्रिक्वेंसी न्यू डैश है। तो न्यू डैश जो है वो लेस देन न्यू है, और वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर जो एक्सरे है that will be more than that of what the wavelength of the incident X-ray। ठीक है जी, तो ये आपके पास आज मैंने जस्ट आपको ये बताया है कि बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का बेस कहाँ से शुरू हुआ। सो जो बेस है ना वो है ये 2 एक्सपेरिमेंट, अभी आगे एक और भी कराएंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एसेट्रा एसेट्रा। सो आई विल डू दैट वन इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी भी कुछ लोगों के बेटा अटेंडेंस नहीं लगी है, प्लीज चैट बॉक्स पे जाके फटाफट करो, नहीं तो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वी आर लेफ्ट विद ओनली वन मिनट। हरी अप, जिन लोगों ने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई प्लीज चैट बॉक्स पे जाके फटाफट लगाओ। हरी अप, हरी अप, mark your attendance। Okay, so we will meet next time now। ठीक है जी, so we'll meet on Monday and we'll discuss the next one। So I will decide about the test and I'll let you know on Monday। Okay, the details will be shared with you that I am going to take the test, what type of the test will be that, everything I will disclose it in the Google Classroom। Okay then, bye।